गुड डे डियर स्टूडेंट्स। राजनीति विज्ञान प्रथम वर्ष की क्लास में मैं डॉक्टर मैना निर्वाण आपका स्वागत करती हूँ। अब तक हमने उत्तर व्यवहारवाद के बारे में चर्चा की और हमने देखा उत्तर व्यवहारवाद की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका अर्थ, इसकी परिभाषा, इसके सार तत्व, इसकी विशेषताएं और इसकी मान्यताएं। आज हम चर्चा करेंगे उत्तर व्यवहारवाद की आलोचना पर, यानी कि हम उत्तर व्यवहारवाद की समीक्षा करेंगे। जैसा कि हमने अब तक देखा कि उत्तर व्यवहारवाद के अवगुणों को दूर करके एक नए उपागम को जन्म देता है और राजनीति विज्ञान को प्रासंगिक और क्रियाशील या कर्मशील बनाने के का पक्षधर है। उत्तर व्यवहारवाद ने परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण और व्यवहारवादी दृष्टिकोणों को समाप्त करके राजनीति विज्ञान को एक नया रूप, एक नया आयाम दिया। लेकिन इन सब के बावजूद उत्तर व्यवहारवादी उपागम की भी अपनी कुछ सीमाएं हैं, यानी कि इसकी आलोचनाएं भी की जाती है और इसकी आलोचना हम निम्न बिंदु के आधार पर कर सकते हैं। सबसे पहला बिंदु या पहला तर्क इसकी आलोचना के संबंध में है कि उत्तर व्यवहारवाद अवैज्ञानिक दृष्टिकोण है। इसके आलोचकों का मानना है कि उत्तर व्यवहारवाद एक अवैज्ञानिक दृष्टिकोण है। यह उपागम तकनीक को कम और उद्देश्यों को महत्व देता है, यानी तकनीक से पहले यह शोध के उद्देश्यों को तय करता है और उस शोध उद्देश्य के अनुरूप तकनीक का चयन करता है। ऐसे में इसके आलोचकों का मानना है कि अगर हम शोध के उद्देश्य पहले ही तय कर लें तो शोधकर्ता पूर्वाग्रहों से ग्रसित हो सकता है, उसका शोध पूर्वाग्रह से ग्रसित हो सकता है, यानी उस पर उसके अपने दृष्टिकोण, उसके अपने मूल्यों का प्रभाव पड़ता है, जिससे उसका अध्ययन पूरी तरह वैज्ञानिक नहीं रह जाता। अतः इसके आलोचक कहते हैं कि यह एक अवैज्ञानिक उपागम है। इसकी आलोचना का दूसरा आधार है कि उत्तर व्यवहारवाद बहुपद्धति सिद्धांत है। इसके आलोचक मानते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद बहुपद्धति सिद्धांत पर बल देता है, जिससे ये अपने अनुसंधान के मूल उद्देश्यों से हट जाता है। एक तथ्य के अध्ययन के साथ साथ अन्य तथ्यों से जुड़ना अध्ययन को व्यापक बनाता है, लेकिन उत्तर व्यवहारवादियों ने अनेक पद्धतियों का प्रयोग राजनीति विज्ञान के अध्ययन में किया, जिससे इसमें जटिलताएं और अनेक समस्याएं पैदा होती है और इन समस्याओं और जटिलताओं के कारण राजनीति विज्ञान अपने मूल उद्देश्य से भटक जाता है। मूल उद्देश्य से भटकने की संभावना बढ़ जाती है, यानी एक तथ्य को कई दृष्टिकोणों से देखने पर अध्ययन में जटिलताएं आती है, जिससे राजनीति विज्ञान के अध्ययन के उद्देश्यों में भटकाव की संभावना सदा बनी रहती है। उत्तर व्यवहारवाद के आलोचकों का एक आधार यह भी है इसकी आलोचना करने का कि उत्तर व्यवहारवादी मानव को निर्जीव मानकर अध्ययन करते हैं, जबकि मानव एक सजीव और सामाजिक प्राणी है। उसका अपना मनोविज्ञान है, अपनी भावनाएं, अपने इच्छाएं, अपना मनोविज्ञान है। अतः राजनीति विज्ञान में मनुष्य का अध्ययन
निर्जीव प्राणी की तरह नहीं हो सकता। और इस तरह राजनीति विज्ञान को मनुष्य से जोड़ने में या राजनीति विज्ञान के अध्ययन को मनुष्य के मनोविज्ञान के अनुरूप करने में उत्तर व्यवहारवादी सफल नहीं हो पाए हैं। इसकी आलोचना का अगला तर्क ये दिया जाता है कि उत्तर व्यवहारवाद अंतर विरोधी अवधारणा है। उत्तर व्यवहारवादी मूल्यों और तथ्यों दोनों को स्वीकार करते हैं और सैद्धांतिक दृष्टि से जब देखा जाए तो मूल्य और तथ्य दोनों अंतर विरोधी होते हैं। जब व्यवहारवाद में कार्य किया जाता है तो भी यही स्थिति व्यवहार में जब किसी विषय पर अध्ययन किया जाता है या कार्य किया जाता है तो यही स्थिति सामने आती है। उत्तर व्यवहारवादी उपागम मूल्यों और तथ्यों पर बल देकर राजनीति विज्ञान को एक मूल्य प्रधान, आदर्शवादी, व्यक्तिनिष्ठ और मूल्य निरपेक्ष, यथार्थवादी और वस्तुनिष्ठतापूर्ण बनाने की कोशिश करता है। जहां मूल्य प्रधानता होती है, आदर्शवाद होता है और व्यक्तिनिष्ठता होती है, वहां मूल्य निरपेक्षता और यथार्थवादी तथा वस्तुनिष्ठ अध्ययन असंभव हो जाता है। इस कारण उत्तर व्यवहारवाद को अंतर विरोधी अवधारणा माना जाता है। इसकी आलोचना का अगला तर्क यह है कि उत्तर व्यवहारवाद आदर्शवादी अवधारणा है। उत्तर व्यवहारवादियों ने बौद्धिक विचारधारा के विकास के लिए आदर्श की मदद ली है। इससे आदर्शवादिता की छाप या आदर्शवादिता का प्रभाव वैज्ञानिक प्रभाव को या वैज्ञानिक दृष्टिकोण को कम कर देता है। यानी आदर्शवादिता, राजनीति विज्ञान में आदर्शवादिता का आश्रय लेने से राजनीति विज्ञान की वैज्ञानिकता खतरे में पड़ जाती है। इसी कारण ये माना जाता है कि राजनीति विज्ञान एक बौद्धिक सिद्धांत का निर्माण करने में सफल रहा है, लेकिन विश्वसनीयता प्राप्त करने में सफल नहीं रहा। आदर्शवाद का सहारा लेकर पूरी तरह वैज्ञानिक और विश्वसनीय सिद्धांतों का निर्माण करना असंभव है। अतः उत्तर व्यवहारवादियों पर संकीर्णता का आरोप भी लगाया जाता है। अगली आलोचना इसकी निष्पक्षता को लेकर की जाती है। ये माना जाता है कि उत्तर व्यवहारवाद अमेरिकी दृष्टिकोण से प्रभावित है, अतः यह अप्रासंगिक और निष्क्रिय प्रतीत होता है। अर्थहीन शोध में राष्ट्रीय समय और धन की बर्बादी होती नजर आती है। उत्तर व्यवहारवादियों ने व्यवसायों के राजनीतिकरण की जिस जरूरत पर जोर दिया है वह विश्व स्तर पर अमेरिकी हितों की रक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अतः उत्तर व्यवहारवाद पर पक्षपात का भी आरोप लगाया जाता है। इसकी आलोचना का अगला आधार है कि उत्तर व्यवहारवादी मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उत्तर व्यवहारवाद की आलोचना यह कहकर की जाती है कि यह मानव मूल्यों की रक्षा पर ज्यादा जोर देता है। वास्तव में मूल्य उदारवादिता से संबंधित है। जिन मूल्यों पर उत्तर व्यवहारवादी बल देते हैं वह मूल्य इसे उदारवादी विचारधारा से संबंधित कर देता है। यह मूल्य समाज और समुदाय में व्यक्ति की स्वतंत्रता को ज्यादा महत्व देते हैं, लेकिन उदारवादी विचारधारा के साथ साथ
राजनीति विज्ञान में समाजवादी अवधारणा का भी अपना स्तर है, अपना स्थान है। और समाजवादी अवधारणाएं राजनीति विज्ञान की इस उदारवादी विचारधारा को या उत्तर व्यवहारवाद की मूल्य संबद्धता से जुड़ी इस उदारवादी विचारधारा को स्वीकार नहीं करते। उत्तर व्यवहारवादी उदारवादी मूल्यों को ही मानव मूल्य मानते हैं, लेकिन ये मूल्य सापेक्षिक महत्व के होते हैं। इनका महत्व सांदर्भिक होता है। अलग अलग संदर्भों में ये अलग अलग मूल्य निकलते हैं। जैसे समाजवादी विचारधारा में उदारवादी मूल्यों का कोई स्थान नहीं है। विकासशील और विकसित समाजों की या विकसित राजनीतिक व्यवस्थाओं की मूल्य से संबंध अवधारणाओं में भी अंतर है। तो मूल्य से संबंधित जो अवधारणा है वह सापेक्षिक है और उत्तर व्यवहारवाद केवल उदारवादी विचारधारा का ही प्रतिनिधित्व है या उदारवादी मूल्यों का ही प्रतिनिधित्व करता है। अगली आलोचना इसकी इस आधार पर की जाती है कि मानव मूल्य लोकतांत्रिक व्यवस्था के मुख्य मूल्य हैं या मुख्य आधार है। उत्तर व्यवहारवादियों ने मानव मूल्यों को लोकतांत्रिक व्यवस्था के मुख्य मूल्य माना है। उत्तर व्यवहारवादी मूल्यों पर आधारित विकास पर जोर देते हैं, जबकि पिछड़े राष्ट्रों में और खास आर्थिक रूप से पिछड़े राष्ट्रों में इन मूल्यों का सीमित महत्व है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए आर्थिक विकास के साथ साथ राजनीतिक स्थिरता भी जरूरी होती है। इसलिए ये व्यवस्थाएं विकास के प्रसंग में मूल्यों को महत्व देती है, जबकि उत्तर व्यवहारवाद मूल्यों पर आधारित विकास पर जोर देता है। विकासशील और आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई राजनीतिक व्यवस्थाओं में मूल्यों की जो अवधारणा है वह मानवीय मूल्यों को सीमित कर देती है, जबकि मानव जीवन के मूल्य वे आदर्श हैं जिससे समाज का विकास होता है। लेकिन यहाँ भी मूल्यों का सांदर्भिक अर्थ लगाया जाता है। उदारवादी या विकसित राष्ट्रों में मूल्यों का अपना अलग महत्व है, जबकि विकासशील और पिछड़े राष्ट्रों में मूल्यों को अलग संदर्भों में देखा जाता है। उत्तर व्यवहारवादी अवधारणा का मूल्य सापेक्षता का सिद्धांत सभी व्यवस्थाओं पर पूरी तरह लागू नहीं हो सकता। ये हुई उत्तर व्यवहारवाद की आलोचनाएं। लेकिन उत्तर व्यवहारवाद की अनेक आलोचनाओं के बावजूद भी उत्तर व्यवहारवाद को ऐसी विचारधारा माना जाता है जिसने आधुनिक राजनीतिक विश्लेषण के पुराने मानदंडों को नया मोड़ दिया और राजनीति विज्ञान को एक नया आयाम प्रदान किया। राजनीति विज्ञान में अनुसंधान की जो परंपरा है या अनुसंधान का जो तरीका है उसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन, महत्वपूर्ण बदलाव उत्तर व्यवहारवाद के फलस्वरूप अस्तित्व में आए। अतः उत्तर व्यवहारवाद की अनेक आलोचनाओं के बावजूद भी राजनीति विज्ञान में उत्तर व्यवहारवाद का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। इसका महत्वपूर्ण योगदान राजनीति विज्ञान को है। राजनीति विज्ञान के अध्ययन को इसने व्यापक, प्रासंगिक और मानव जीवन की समस्याओं से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य
किया है। धन्यवाद।